बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, सेनेट खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इलेक्शन वैसे तो बिला मुकाबला जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, उनका फ़ैसला हो चुका है, लेकिन एक रुकावट अभी भी बाकी है कि PTI के बहुत से जो अरकान हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो अपने कागज़ वापस नहीं ले रहे। अगर वो अपने कागज़ वापस नहीं लेते तो फिर क्या होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे इस पे भी बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो बेरोज़गारों के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा लोडर स्कीम का ऐलान किया है, इससे बेरोज़गारी किस हद तक ख़त्म होगी, लोगों को कितना रोज़गार मिलेगा, और फिर ये कि PTI ने जो एहतजाजी तहरीक चलाने का फ़ैसला किया है उसके नताइज क्या होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पाक फ़िज़ाइया ने जो इंटरनेशनल टैटो शो में कामयाबियाँ हासिल की हैं, उससे दुनिया पाकिस्तान की तरफ मज़ीद कितनी राग़िब होगी, कितने पाकिस्तान को हर्बी आलात के आर्डर मिलेंगे, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इस तस्दीक के बाद कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारे बाहर गिराए, क्या इंडिया अब जो है इस बात को तस्लीम कर लेगा। और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से बात करेंगे कि मज़ीद क्या कुछ होने वाला है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए ख़ास तौर पे हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून और वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड जनाब कैसर अहमद शेख साहब। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपने टाइम दिया। सर, ये फरमाइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये जो बेरोज़गार लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर देने का फ़ैसला किया है, ऐलान किया है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे बेरोज़गारी पे किस हद तक काबू पाया जाएगा? आजकल तो है ही यही ना कि लोगों को जॉब मिले। जॉब तो है नहीं, गवर्नमेंट के पास तो जॉब नहीं, बल्कि गवर्नमेंट तो अपने राइट साइजिंग कर रही है। अपनी मिनिस्ट्रीज़ में लोगों को जो उनकी ज़रूरत नहीं है उनको यानी कहते हैं कि किसी और मिनिस्ट्री में चले जाएं, किसी और दफ्तर में चले जाएं। तो अभी तो यही है ना, नए हमारे हर साल बहुत बड़ी तादाद में रोज़गार के लिए बच्चे हमारे आ रहे हैं। यंग जनरेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको काम पे लगाएं। और वो जब काम पे जाते हैं ना, एंटरप्रेन्योर बनते हैं। एक काम करते हैं ना, उनको दूसरे काम करने की भी समझ आती है। जब उनको ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको कारोबारी मामलात से, ये कारोबार है, कोई छोटे लेवल पे है या बड़े लेवल पे है, तो ये इलेक्ट्रिक लोडर जो है, इससे उसको अच्छा खासा रोज़गार मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है और बहुत अच्छा ये उन्होंने सोचा है। इसी तरह हमें सोचना चाहिए और किस तरह के जॉब हैं जो खुद जॉब पे लोग आएँ, बच्चे हमारे यंग लड़के और लड़कियाँ, और वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, बजाय कि वो नौकरी मिल नहीं रही यानी जॉब्स, तो वो उसका इंतज़ार करते रहें या फिर मांगना शुरू कर दें। बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग भिखारी बनते हैं, तो क्यों नहीं अपने ही कदमों पे खड़े हों। और उनको मैं समझता हूँ बहुत अहसन कदम है प्राइम मिनिस्टर साहब। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान जो ये सह मुल्की ट्रेन चलाई जा रही है, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का तो ये भी कहना है कि इस ट्रेन से तजारत के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है और दुनिया भर जो है उसमें ये रास्ता जो है इस्तेमाल होगा तजारत के लिए और पाकिस्तानी बंदरगाह इस्तेमाल होगी। तो आप क्या समझते हैं कि इसका पाकिस्तानी मईशत पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, चाइना ने पहले सी पैक जो शुरू किया, तो ये रास्ते कनेक्टिविटी है ना, राहदारी एक दूसरे से मुल्कों से कनेक्ट करना, तो ये भी जो पाकिस्तान तक था सी पैक, वो पूरे इस रीजन में उसको फैलाया जा रहा है। और ये पहले अफ़गानिस्तान से तो कई मुल्कों के जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं ना, उसका रास्ता निकलता है। तो ये जो ट्रेन चलाई जा रही है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे से हमारे जहन में था और कई हुकूमतों ने इसको प्लान किया, लेकिन कुछ इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी अफ़गानिस्तान में, तो उसकी वजह से ये मसाइल रहे। और मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन स्टेप है और ये जितना जल्द हो सके इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इसमें चाइना और जो रशिया और दूसरे ममालिक, उन सब को भी इसमें होगा कि एक उनके यहाँ भी राहदारी मिल जाएगी उनको, और एक पूरे रीजन में एक नया रास्ता मिलेगा।
बहुत अरसा पहले होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे अफ़गानिस्तान में कहीं भी ट्रेन नहीं थी, तो ये एक उनके लिए अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और उसको भी अब देखें ना, ये महसूस हो रहा है कि कारोबार बढ़ेगा, तिजारत बढ़ेगी इससे, और कोई जो राहदारी है यानी कोई सारी ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की है, अपार्ट फ्रॉम पैसेंजर्स गुड्स की ट्रांसपोर्ट जो है वो बड़ी अहम है इस इलाके में। क्योंकि आप देखिए कि सेंट्रल एशिया पूरे में जो पोर्ट्स उनकी है ना, वो हमारी पोर्ट्स हैं, जो गर्म पानी तक वो पहुँचते हैं तो पाकिस्तान में गवादर और कराची की पोर्ट्स हैं जो उनके लिए सबसे आसान और कम रूट, कम फासला है। तो ये तो तमाम इस रीजन को वो आगे कनेक्ट कर देगा पोर्ट से, ये ट्रेन चलेगी तो उससे, और आपने पूछा तो इस लाजमी तौर पे बहुत से बड़ी तादाद में आबादी को इसका फ़ायदा पहुंचेगा और चीज़ों की नर्ख सस्ते होंगे एक दूसरे मुल्कों से, जो ये आसान तरीके से ट्रेन पे ट्रांसपोर्टेशन होगी रास्ता, तो इससे काफ़ी अरसे से ये प्लान था और बहुत अच्छा हो रहा है। जितना जल्दी हो सके इस प्लान को करना चाहिए और अपनी ऑल आउट एफर्ट करनी चाहिए। अच्छा शेख साहब, अब थोड़ी सी सियासत पे भी बात कर लें। आज मरी में कायद जो है मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी सरबराही में जो इजलास हुआ है, इस इजलास की को अंदर की बात बताएं कि क्या फ़ैसले हुए, क्या बातें हुई, मुस्लिम लीग का आइंदा लाहे अमल क्या होगा? देखिए वो इजलास हुआ, मियां नवाज शरीफ जो है वो हमारी पार्टी के सरबराह हैं, उनका इजलास हुआ। मैं क्योंकि उस इजलास में शामिल नहीं था इसलिए अंदर की बात तो मैं नहीं बता सकता, ये पता नहीं है मुझे, पता इल्म में नहीं है, तो ये बात रिवील हो जाएगी, सबके सामने आ जाएगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब देखिए ना, उनका तजर्बा है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है और उनकी सिंसियरिटी, उनका जो कामयाबियाँ हैं थ्रू आउट, आज देख रहे हैं कि 2017 के बाद आज वो कामयाबियाँ हो रही हैं, यानी कि उतने नहीं थे हमारे पास। पहली बार ये हुआ कि जो हमारा करंट अकाउंट है वो सरप्लस हो गया बहुत अरसे बाद। मियां नवाज शरीफ साहब का दौर था जब सी पैक एक गेम चेंजर पाकिस्तान को उन्होंने एक तोहफ़ा दिया और रोड्स बहुत ज़्यादा डेवलप किए उन्होंने। उनका विजन ये था ना, वो इकनॉमिक डेवलपमेंट ही उन्होंने की है। पहले आपने देखिए पहले दौर में वो आए तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत बड़े इंसेंटिव दिए, तो उनका एक तजर्बा है और उनके विजन से हम सब सीखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग ने ये 16 महीने में जो हुकूमत की है वो बड़ी एक कामयाबी के साथ सब पार्टियों, बाकी एलाई पार्टियों के साथ मिल के हुकूमत की है और कामयाबियों की तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सचेंज रेट स्टेबल हो गया है, हमारी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है बहुत बढ़ गई थी। ये नहीं कि कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन कीमतों में और बढ़ोतरी यानी और इजाफा नहीं हो रहा कीमतों में, जो पहले कम से कम, अब इस वक्त जो साल क्लोज हुआ है 2025 का सिर्फ 4.5% महंगाई हुई है, जो पिछले साल 28% तक चीज़ें बढ़ रही थी। अभी भी कीमतें बढ़ी हैं लेकिन ये कम से कम है, 4.5%, बहुत अरसे 10 सालों में सबसे कम रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। फिर पॉलिसी रेट जो बिज़नेस के लिए पैसा लिया जाता है बैंकों से, उसका रेट 22% से 11% हो गया है। करेंसी स्टेबल है, डॉलर हमारे यहाँ रेट नहीं बढ़ा जिससे फ़ायदा पहुँच रहा है। महंगाई को तो मियां नवाज शरीफ साहब का विजन हम सब फ़ायदा उठाते हैं। शेख साहब देखिए, मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी तो आप बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ताजरों ने तो हड़ताल कर दी है आज, FBR को जो गिरफ्तारियों की इजाज़त दे रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप हुकूमत को या चेयरमैन FBR को समझाते नहीं? देखिए मैं खुद तमाम चैम्बरों में रहा हूँ, मेरी फैमिली वाहिद पाकिस्तान की फैमिली है, ये तो सब चैम्बरों के तमाम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का आज से 38 साल पहले मैं प्रेसिडेंट था। इसी तरह मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख लाहौर गया तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना और मेरा फर्स्ट कज़न
फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना, तो हम सब इंटरेक्शन है, बहुत ज़्यादा मैं राब्ते में हूँ बिज़नेस कम्युनिटी के। देखिए बात ये है कि मेरा तो रोल अभी मैं इस वक्त हुकूमत का हूँ और मेरे पास अहम शोबा है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल कारोबार से लिंक है। आपने कहा बिल्कुल समझा के ही होना चाहिए, दोनों साइडों को बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए डायलॉग करने के लिए। तो मैं अपना भी पूरा इन्फ्लुएंस दोनों तरफ इस्तेमाल करता हूँ, जो कुछ मेरे से हो सका है मैं एडवाइस करता हूँ। मैं समझता हूँ कभी भी हुकूमत और बिज़नेस का ये जो टसल है ये नहीं चल सकती। हाथ से हाथ मिला के और एक तरह इकट्ठा होके हमने मुल्क को आगे बढ़ाना है। और बिजनेस कम्युनिटी हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तो बहुत सपोर्ट करते हैं। नहीं, लेकिन क्या आप इस फैसले के हक में हैं? क्या FBR को ताजरों की गिरफ्तारी का इख्तियार मिलना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए ये ताजरों को गिरफ्तारी का इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ फ्रॉड जो किसी ने किया है ना, पहले ये इनकम टैक्स का तो इससे तल्लक ही नहीं है। इसमें जो सेल टैक्स का फ्रॉड है वो बहुत बड़े पैमाने में पाकिस्तान में फ्रॉड है और वो फ्रॉड को दूर होना चाहिए। और वो भी इस तरह की है, पहले ये था कि आम ऑफिसर जो है वो एम्प्लॉय का यानी 5 करोड़ से ऊपर का किसी ने फ्रॉड किया है, क्लियर फ्रॉड, और वो नीचे का कोई ऑफिसर नहीं उसको कार्रवाई कर सकेगा, वो चीफ कमिश्नर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। हमको समझने की ज़रूरत है। ये बात हमने चैम्बर्स में अपने कारोबारी लोगों को और बिजनेसमैन को समझानी है कि फ्रॉड के खिलाफ है, ये किसी जायज़ बिजनेस के। और मैं आपको एश्योर करता हूँ, ये मैं आपको एश्योर करवाता हूँ, अपनी बिजनेस कम्युनिटी को भी मौका भी मिलता है, हम हर एक से इंटरेक्शन भी होता है कि ये ऐसा नहीं है ऐसा। अच्छा शेख साहब ये फरमाइए, गलत फहमियाँ हो रही हैं आपस में। शेख साहब ये गलत फहमियाँ तो दूर होनी चाहिए, लेकिन ये फरमाइए कि आप क्योंकि सरमायाकारी के वज़ीर भी हैं, तो क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी बड़े पैमाने पे आ रही है? क्योंकि ये जो दावे किए गए थे हुकूमत की तरफ से, कभी ये कहा गया कि $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है, कभी कहा गया 50 की, फिर 33 अरब। तो क्या वाकई ही कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है या नहीं? इस वक्त तक तो जो सरमायाकारी है वो ज़्यादा नहीं हो रही, सिर्फ लगभग $3 अरब की पिछले साल जो क्लोज़ हुआ है 2025 में, उसमें $3 अरब की सरमायाकारी हुई है। हालांकि हमारे पड़ोसी मुल्क UAE छोटा सा मुल्क है, उसमें कोई 40-45 अरब की होती है और वो इंडिया में तकरीबन $100 अरब की होती है। देखिए हम अपनी पॉलिसियाँ बड़ी तब्दील कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये काम होता है ना, पहले तो ये है कि कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो रीज़नेबल होना चाहिए, उसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि महंगाई कम हुई और पॉलिसी रेट यानी इंटरेस्ट रेट बैंकों का कम हुआ। फिर इस सबसे बड़ा जो काम हम कर रहे हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, वो रेगुलेशन को ठीक कर रहे हैं। हमारे यहाँ वन विंडो ऑपरेशन था ही नहीं, हालांकि बड़े अरसे से इसकी बात हो रही है, 30-40 साल से हम यही बातें कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं। मैं चैम्बर का बहुत अरसे से मेंबर रहा, वहाँ हमेशा यही बात होती रही है। कितनी रेगुलेशन हैं, 200, 150, 200 इदारे हैं हमारे यहाँ जो चेक कर रहे हैं। हमारे यहाँ रुकावट ज़्यादा है बजाय कि फैसिलिटेशन की। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं, हमने आसान कारोबार प्रोग्राम को रखा है असम्बली में, और असम्बली में उन्हें कौमी असम्बली ने उसको अपनी स्टैंडिंग कमेटी भेजा है। और मैं आपको खुशी की बात करना चाहता हूँ कि दोनों जगह वो जो स्टैंडिंग कमेटी ने उसको अप्रूव कर दी है। हम ये तमाम बातों को जो मुख्तलिफ डुप्लीकेशन है वही काम फेडरेशन करती है, वही काम सूबे करते हैं। एक इदारा पहले इजाज़तें लेनी पड़ती हैं, उसके बाद उसको चेक करता है। तो दुनिया में सिस्टम ख़त्म हो गया है। और मैं आपको खुशी से ये बात करता हूँ कि तमाम मिनिस्ट्रियों को मैंने बुलाया है और 3 मीटिंग्स में कर चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा तादाद में सब ने मिल के ये फ़ैसला किया है जो गैर ज़रूरी रेगुलेशन है उसको ख़त्म कर रहे हैं। और हम भी उसी पे चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले नहीं हो सका, लेकिन इस वक्त बड़ी तेज़ी से मैं आपको ये कहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे हम पूरी तौर पे इसको करके आपको जल्द खबर देंगे, जिसमें हमारे यहाँ वन विंडो ऑपरेशन हो जाएगा और सरमायाकार को सहूलत मिलेगी। उसको पता लगेगा कि ज़्यादा हर जगह पे रुकावटें हैं। अब चाइनीज़ हमारे यहाँ उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ जो है, उनका प्रोटेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। उनको कई मुश्किलात होती हैं, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उनके पास। उसके अलावा देखिए ना, बलूचिस्तान में और KPK में
जो हालात है लॉ एंड ऑर्डर की उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में पोटेंशियल है, लोग कारोबारी हैं, लेकिन ये बातें देखें ना, उसके बगैर सरमाया तो जो है ना एक परिंदे की तरह है, जहाँ मौसम ठीक होगा वहाँ पे परिंदा जाएगा, जहाँ सरमाया जाएगा। तो सरमाया आना कोई मुश्किल नहीं है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले सालों में बेहतरी होगी। जहाँ तक आपका सवाल था अभी नहीं हो सकी, ये मेरे पास तो ये वजारत 3 महीने से थी जब ये साल क्लोज हुआ, तो इस दौरान हमने रेगुलेशंस को ठीक किया है। ये जो पाबंदियां हैं, इजाज़तें हैं और जो परमिट्स हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, और उसके बगैर होना भी नहीं था। और इंशाल्लाह माहौल ऐसा बना देंगे जहाँ के बाहर का सरमायाकार भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी और हमारा अपना सरमायाकार। ये देखिए ना, ये जो अप्रीहेंशन है, जो गलत फहमियाँ हैं वो हम दूर कर रहे हैं। बिज़नेस को कोई पकड़ सकड़ नहीं होगी। मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ कि सही अगर कोई देखे ना प्योर फ्रॉड कर, जो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान में, मैं एज अ बिजनेसमैन आपको बताता हूँ, सेल टैक्स में, वो सेल टैक्स के फ्रॉड को तो हमें ख़त्म करना है हर सूरत में। और ये बात समझाने की है, ये बिजनेस वाले हमारे अपने कोलीग और दोस्त हैं, और बात हम हुकूमत शायद उनको समझा नहीं सकी। ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्टर को और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को और दूसरे मिनिस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के पास जाना चाहिए था, उनको बात समझाते कि ये बात ऐसी नहीं है जो आप अंदाज़ा कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में हम जायज़ कारोबार को किसी सूरत में पकड़ सकड़ नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उसमें पहले तो बड़ी सर्द मैरी थी, लेकिन अब नायब वज़ीर आज़म जो हैं वो भी दौरे कर रहे हैं, वैसे भी मुख्तलिफ वज़रा गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे? क्या वहाँ से जो दहशतगर्द आते हैं वो सिलसिला रुक जाएगा? जी देखिए, वो सिलसिला भी हम कोशिश कर रहे हैं, और उनको देखिए हर चीज़ डायलॉग के साथ कन्विंस करके होती है। जो हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब वहाँ गए हैं, तो बातचीत में यही बात हो रही है कि दोनों मुल्कों में और पूरे इलाके के फ़ायदे के लिए चीज़ है कि हम अपने कारोबार को फ़रोग़ दें, और इन चीज़ों को जो कि उनकी ज़मीन पे अगर कोई बैठ के पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं तो वो तो बर्दाश्त नहीं है किसी सूरत में, वो हो नहीं सकती। तो ये जो लेटेस्ट है ना, आप देख रहे हैं कि इंटरेक्शन ये इसी तरफ हो रहा है, और दोनों मुल्कों ने रियलाइज़ किया है, तभी हुआ ना। आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को अब चाइना ने भी उनको जाके, तो हमारी ट्राई कंट्रीज़ भी मीटिंग हुई, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की भी, और रशिया ने भी अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ किया है। तो ये चीज़ें शो कर रही हैं कि उनको भी रियलाइज़ हुआ है अफ़गानिस्तान को कि ये हम जो कर रहे हैं ना, जो उनकी ज़मीन से हमले हो रहे हैं, तो इसको रोकना पड़ेगा। और रिसेंटली पाकिस्तान की ट्रेड बढ़ी है। मैं आपको एक ये बेहतर बात खुशी की बताऊं कि ये पिछले 6-8 महीने में हमारी जो एक्सपोर्ट थी अफ़गानिस्तान को, काफ़ी सिग्निफिकेंट उसमें इजाफा हुआ है, बड़े तेज़ी से। जी हाँ, बहुत शुक्रिया जनाब कैसर अहमद शेख साहब। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड की गुफ्तगू सुनी। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब से, और जानेंगे कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है उसने एयर टैटू शो में बरतानिया में जो कामयाबियाँ हासिल की, उसके क्या नताइज बरामद होंगे। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, पाकिस्तान फ़िज़ाइया के तैयारों ने इंटरनेशनल रॉयल जो एयर शो है वहाँ पे टैटू शो बरतानिया में, उसमें कई आलमी एजाज़ात जीत लिए। ये कामयाबी मिलने से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत सारे ऑर्डर मिलने की भी तवक्को है, और पूरी दुनिया पे एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने अपनी दाग बिठाई है। इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, और इन जो पाक फ़िज़ाइया की ये कामयाबियाँ हैं इन पर जो माहिरीन हैं उनका तबसरा क्या है, ये ख़ास तौर पे जानने के लिए हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब को। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर देते हैं कि एयर शो में शिरकत जो है उससे पाकिस्तान को कितनी कामयाबी मिली है और इससे फ़ायदा क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, पहले तो आपको भी और हमारी पूरी कौम को मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे एयरपोर्ट्स की हुई है, एक्चुअली ये पाकिस्तान की पोटेंशियल की रिप्रेजेंटेशन है जी, और रिकग्निशन भी है, रियलाइजेशन भी है
जब आपके पास हाईटेक टेक्नोलॉजीज या जिस तरह की मर्जी टेक्नोलॉजीज हों, जब आपने परफॉर्म किया होता है तो यू आर अ फोर्स टू बी रेकन विद जी। और ऑफ कोर्स ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद और पहलगाम ऑपरेशन के बाद जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कामयाबियां संभाली हैं, और ख़ास तौर पे चाइनीज इक्विपमेंट, चाइनीज कोलैबोरेशन के साथ मिलकर जो एप्लीकेशन किया उसकी रिकग्निशन है जी। और एयर शो में बड़े कीनली और ऑब्जर्व भी किया जा रहा था। फिर JF-17 की जो परफॉर्मेंस रही है, इन्होंने भी इनाम जीते हैं। फिर हमारे हरकुलिस जो C-130 है उन्होंने भी प्राइज लिया है। इसके बीच में रिकग्निशन है, रियलाइजेशन है। तो JF-17 ब्लॉक 3 खास तौर पे इस पे ऑलरेडी बहुत से ममालिक इस पे दे वर आइंग टू बाय इट। खास तौर पे जो मिडिल पावर्स हैं वो ज्यादा फोकस कर रही हैं। और अब राफेल के साथ जो पाकिस्तान ने किया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से और पाकिस्तान की प्रोफेशनल मिलिट्री अप्रोच से और हमारी एयरफोर्स की ने जो कामयाबी हासिल की है, और विद ऑफ कोर्स PL-15 का इस मशीन से फायर होना और एनिमी को आपने सरप्राइज किया है, और वो भी उनका टॉप ऑफ द लाइन। पाकिस्तान की एयरफोर्स का, पाकिस्तान की मिलिट्री का एक ही मकसद था कि कुछ हो ना हो, हमने राफेल गिराना जरूर है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त तो ऐसा भी आया इमरान साहब, वी ऑल नो के जब हम और ज्यादा नुकसान एनिमी का कर सकते थे एयर डोमेन में, फिर S-400 का गिराए जाने के बाद वो भी एयर टू सरफेस मिसाइल फायर किए गए, और बहुत सारे स्पेक्ट्रम और भी यूज हुए हैं ऑफ कोर्स, बट मेनली इट वाज द एयर पावर जो पाकिस्तान ने की है। तो उसके बाद इसकी रियलाइजेशन, रिकग्निशन ज्यादा हुई है, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान को एक तकवीयत मिली है हमारी जो मिलिट्री पोटेंशियल है उसको दिखाने की। और फिर आपने डिफेंस और डिफेंस के बीच में ये अपनी पोटेंशियल शोकेस भी की। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। लोग अब देखेंगे पाकिस्तान की तरफ हमारे। लेकिन जनरल साहब ये देखें, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान के हाथों इंडिया की जो दबरकुट है, उसके बाद जो JF-17 थंडर है वो तो वैसे ही बड़ा मशहूर हो चुका है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस एयर शो में कामयाबी के बाद पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरह के जो हरबी आलात हैं उनके ऑर्डर्स भी मिलेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे। ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इवन यहाँ पे भी बहुत सारी रीजनल हमारी साउथ एशिया की कंट्रीज है जो इंटरेस्ट शो कर रही है जी, और ऑर्डर्स भी मिलेंगे। देखिए ये इमरान साहब, ये जो ऑर्डर्स हैं, ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, पूरा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स अमेरिका का, हमें उस सिस्टम को समझने की जरूरत है। ये पूरा नेटवर्क है जी। अब आप रशियन देखें, रशियन इक्विपमेंट जो होता है वो कई दफा अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क उनसे ले या कोई और मुल्क ले तो उनकी कंपनीज जो है वो अंडर सैंक्शन आ जाती हैं जी, जो नेटो के खिलाफ या नेटो के या जो खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स के जो इंटरेस्ट होते हैं वो उनकी कंपनीज को सैंक्शन कर रहे हैं। वहीं से ही अगर इंडिया जैसा मुल्क जो उनका सो कॉल्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, जो शेड अब खत्म हो गया, वो S-400 ले तो उस पर इतनी पाबंदियां नहीं रहती। तो ये पिक एंड चूज होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मिलिट्री का जो यूज है इसका एक पॉलिटिक्स के बीच में भी शामिल हो जाता है। ये इतनी आप कई दफा ऑन द फेस तो लग रहा होता है कि तमाम बायलैटरल रिलेशनशिप है, इतनी फ्रीडम है, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, बट आई टेल यू बहुत माइन्यूटली इन्वॉल्व किया जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशन के साथ जो भी टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं, लोग अब पिवट कर रहे हैं जी। खासतौर पर हमारी रीजनल कंट्रीज भी चाइना पिवटिंग में जब जाएंगे और उनके साथ होना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान विल फिगर आउट, और पाकिस्तान फिगर आउट कर रहा है। फिर इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे। जनरल साहब, इंडिया की तरफ से वैसे तो बहुत झूठ बोले गए, लेकिन अब तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने 5 जो उनके तैयारे हैं वो मार गिराए हैं। तो अब तो इंडिया के पास कोई बहाना नहीं रह गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस ट्रंप की तरफ से इस तस्दीक के बाद अब भी इंडिया मानेगा इस बात को, या अब भी हेले बहाने करता रहेगा? इमरान साहब 21वीं सदी है, यू कांट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। कि सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन डोमेस्टिक ऑडियंस है जो साइकोलॉजिकल पेशेंट बन चुकी है, मोदी जो गोदी मीडिया है इसकी जो एप्लीकेशन के साथ, और बार बार रिटॉरिक सुन सुन के पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, फिर जो लेजिटिमेट मूवमेंट है उनको आपने कश्मीर जैसी मूवमेंट को लेजिटिमेट, जहाँ पे भी मूवमेंट्स होती हैं उनको एंटी स्टेट लोगों को करार दे के टेररिज्म के साथ मिला के, और टेररिज्म आफ्टर बिकमिंग योर लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉलिसी। तो हुआ क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है इस स्टेट का, इंडिया का,
वो अब झूठ पर बेस हो गया है। तो ये सिर्फ आप अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बेवकूफ बनाते रहें, फिक्शन वर्ल्ड में रहें, आप एस्केलेशन लैडर में जिधर चीजों को ले गए हैं मिसाइल के बीच में, तो आपने तो इस वक्त इंडिया के लोगों के लिए वाहिद पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं ये, इनको मैं लीडर्स नहीं कहता, प्लीज डोंट कॉल देम लीडर्स, ये पॉलिटिकल टेररिस्ट है जो अपनी आवाम के लिए मौत का सामान, दो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं स्पेस कार्व आउट कर लूं जंग की। तो ये फ्रिक्शन अभी उनकी जो है, या एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन वो रखना चाहते हैं, ये भूल जाते हैं कि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री। आप एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन, एक फ्रिक्शन 24 घंटे रहेगा, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान इसी पे मौजूद रहेगा? तो इस मिस एडवेंचर्स हो जाते हैं, मिस कैलकुलेशंस हो जाती हैं। आपने भी मिसाइल फायर किए, आपने ब्रह्मोस फायर किए, पाकिस्तान जो है वो फतेह फायर करता रहा। हु वुड टेल, या किसी को क्या पता खुदा ना खास्ता के बीच में न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो जाता है किसी तरफ से फॉर दैट मैटर, तो कौन इस कैटास्ट्रॉफी को रोकेगा? और दोनों के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज भी है। पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया कि जो नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है पाकिस्तान के, उनके लिए पाकिस्तान ने तो अपने जितने भी ऑल अवेलेबल मींस और उनकी प्रोटेक्शन के लिए यूज करेगा। अच्छा सर, आपने अभी गोदी मीडिया की बात की, तो सियासी दहशतगर्दों की सरपरस्ती में चलने वाला जो गोदी मीडिया है, उन्होंने अब एक खबर दी है कि पाकिस्तान और तुर्की $900 मिलियन का एक नया मुआहदा करने जा रहे हैं ड्रोन्स के हवाले से। तो इस हवाले से बताएं कि ये क्या पाकिस्तान वाकई ही ऐसी कोई डील हो रही है, और इससे पाकिस्तानी दिफा कितना मजीद मजबूत होगा? ये बिल्कुल पाकिस्तान के और टर्की के जो डिफेंस कोलैबोरेशन है, ये आज की बात नहीं है या पहलगाम के बाद की बात नहीं है। पाकिस्तान और टर्की, मैं खुद डायरेक्टर जनरल फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन हूँ, आई एग्जैक्टली नो। पाकिस्तान और टर्की की बहुत पुरानी कोलैबोरेशन चल रही है, कुछ नेगोशिएशन भी चल रही हैं, बातचीत भी चलती रहती है। और ऑफ कोर्स जो नेचर ऑफ वॉर है वो अब पूरी दुनिया का चेंज हो रहा है। अभी रशियंस अटैक देखें जो ड्रोन्स के हो रहे हैं, या जो स्वैम्प अटैक किया यूक्रेन ने कुछ अर्सा पहले रशिया में, फिर इंडिया ने खुद पाकिस्तान के खिलाफ जो जब भेजे एक ड्रोन्स का एक ह्यूज नंबर, अभी आपने उन्होंने यूज किए हैं, प्रोबेबली म्यांमार में इन्होंने यूज किए हैं ड्रोन अटैक। तो अब ये नेचर ऑफ वॉर के मुताबिक ही पाकिस्तान ने तैयारी करनी है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर रिलेशनशिप विद टर्की जी। टर्की हमारा ब्रदर मुल्क है, हम पाकिस्तान के दिफा को जिधर से भी मजबूत कर सकेंगे करना चाहिए। और ऑफ कोर्स अब एयरफोर्स के इवन 5th जनरेशन जो वॉर प्लेन्स हैं, उनकी भी बातचीत चलती रहती है, ऑलरेडी प्रोग्राम्स में है। हेलीकॉप्टर्स की भी बात चलती रही है पास्ट में, आगे भी चल सकती है। ड्रोन्स तो ऑफ कोर्स वो आप डोमेस्टिक ड्रोन्स भी अब पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छे बना रहा है। तो फ्यूचर जो नेचर ऑफ वॉर है, पाकिस्तान इज कॉग्निजेंट। पाकिस्तान मिलिट्री डोमेन में एक चीज बड़ी क्लियर सारी दुनिया सुन ले, और खासतौर पे इंडिया, इमरान साहब आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, कि पाकिस्तान मिलिट्री डोमेन में एस्केलेशन लैडर पर 2 नॉच अप ही रहेगा जी। इसको मैं कहता हूँ क्विड प्रो को प्लस। वो जिस डोमेन में चला जाए, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और टेक्टिकल, पाकिस्तान जो है वो उसमें मिलिट्री डोमेन में आगे रहेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो चैलेंज समझ लीजिए, जो काम हमने करना है, वो बहसियत कौम, ये जो माइंडसेट है हिंदुत्व का, सेफ्रोनाइज्ड हेट आइडियोलॉजी बेस्ड, जो डोमिनेशन और ब्लड की यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन है अखंड भारत की, उसको एज अ नेशन हमने कैसे डील करना है। चाहे पाकिस्तान का पानी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे हमारी सॉवरेनिटी हो, चाहे हमारी सरहदें हो, चाहे हमारा कश्मीर, जब मैं कहता हूँ तो कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान, सारा रीजन आ जाता है। अच्छा सर, जो हमारे पास है, इसकी जो मुकम्मल होना है एजेंडा हमारे पाकिस्तान का, तो वो पाकिस्तान की वाइटल इंटरेस्ट है। और पाकिस्तान मिलिट्री जो भी अवेलेबल मीन्स होगी यूज करेगा, खुदा न खास्ता हम पे वार अगर वो करना थोपी गई हमारे ऊपर। तो अच्छा जाहिर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान जो है उसने मज़ीद 1 माह की पाबंदी लगा दी है भारत पे अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पे, तो आप क्या समझते हैं कि ये बंदिश में तोसी है, इससे इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने मसाइल हल करने की ज़रूरत महसूस करेगा? देखिए, पेन तो इन्फ्लिक्ट हो रहा है जी उनकी इकोनॉमी को, उनकी एयर को, और जितना आई थिंक वर्स्ट टाइम इंडियन एयरलाइंस के ऊपर इन ऑल डोमेन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, अभी जिस तरीके से पायलट एरर्स हुए हैं, तो ये अभी इंडियन जो जहाज उड़ा रहे हैं, तो अब तो लोग वैसे भी 10 दफा सोचते हैं जब इंडियन पायलट्स जो भी फ्लाई कर रहे हैं जी, उनकी प्रोफेशनलिज्म को देखते हो। जिस तरीके से अभी ये जो एयर इंडिया का जहाज गिरा था पायलट एरर की वजह से, अब तो वो भी सामने चीजें आ रही हैं। तो ऑलरेडी उनकी एविएशन इज अंडर प्रेशर।
फिर ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ये जो अब तो वॉरफेयर ये हो गया कि कौन किसको कितना इकोनॉमिक पेन पहुंचा रहा है। जब वो इकोनॉमिक डोमेन में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करेंगे, वो हमारी सरहदें बंद करना चाहते हैं, वो ट्रेड बंद करना चाहते हैं, वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड को खराब करना चाहते हैं, अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी भी कर रहे हैं, उधर से दोस्ती शो करते हैं। एक्चुअली दुश्मनी तो ये है जब पाकिस्तान को आप बंद करते हैं अफगानिस्तान के लिए उस तरह, फिर उसके बाद आप ट्रेड वॉर आप शुरू करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को कभी आप टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराने के चक्करों में चले जाते हैं। कोई दुनिया की जो फोरम्स हैं जहां पे भी पाकिस्तान का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री कोई भी एक्शन हो रहा हो, आप उसको स्कटल करने की कोशिश करते हैं, फिर आप बदनाम भी होते हैं, आपको अजीमत भी उठानी पड़ती है, आपकी चीजें भी नहीं बिकती। तो व्हाई नॉट पाकिस्तान, तो मैंने बताया ना, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था पहलगाम के बाद, वो इतना मैयड रिस्पॉन्स था कि इट इज एन इम्पैक्टिव एंड इफेक्टिव। ये रिटोरिक तो पाकिस्तान ने करना नहीं है, हमने कोई फिल्म संदूर या कलंक का टीका तो बनानी नहीं है ना। हमारे पाकिस्तान का लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो एक फिक्शन वर्ल्ड में रहे। तो इंडिया के अवाम को आपने बेवकूफ बनाया हुआ बनाते रहे, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल ये चीजें जो है एविएशन का जो है, जब तक आप इन बायलैटरल रिलेशनशिप को आप इक्वल बेसिस पे नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की कोई मजबूरी नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के बारे में बिल्कुल क्लियर है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, जिस डोमेन में भी आप हाइब्रिड की चाहे एप्लीकेशन कर ले जाएंगे, पाकिस्तान को रिस्पांस करेगा। पाकिस्तान जितना पीस को चांस दिया, शायद ही दुनिया में किसी ने पीस को चांस दिया। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरा अमेरिका और फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात के बाद पाकिस्तान अमेरिका तजारती जो मुज़ाकरात हैं उनमें पेशरफ्त हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पेशरफ्त है, इसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस बढ़ेगा और ताल्लुकात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे? जी हाँ, जब इमरान साहब हम पहले देखते हैं, अब भी अमेरिका के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा बहुत अच्छा ट्रेड है, कई बहुत करीबी, इवन टर्की से ज्यादा हमारा ट्रेड उनके साथ है जी, जो हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं। तो पाकिस्तान का बिल्कुल बढ़ेगा जी। पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस देख रहे हैं ना, बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, क्यों वो पाकिस्तान की तरफ से अवाम को या लोगों को बता रहे पूरी दुनिया को कि यस 5 जहाज इन्होंने गिराए हैं। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एक्चुअली आप बता रहे होते हैं कि देयर इज अ कंट्री टू बी रेकन विद। फिर जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने फील्ड मार्शल साहब को होस्ट किया, तो दिस इज अ रिफ्लेक्शन। इसमें कोई शक नहीं है कि हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए ये करता है, दिस इज व्हाट डिप्लोमेसी है। बट इसी इंटरेस्ट को हमें फियरफुल नहीं होना जाना चाहिए। जितना अमेरिकन स्टेट्स पाकिस्तान के अंदर इन इकोनॉमिक फील्ड इस्टेब्लिश होंगी, हमारी एनर्जी सेक्टर में, हमारे क्रिप्टोज में, हमारे किसी जिस बैंकिंग सेक्टर में जितनी अमेरिकन या बिग पावर की स्टेक्स क्रिएट होगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। मेरा पैसा आपके घर में पड़ा हो तो आपसे ज्यादा हो सकता है मैं उसकी हिफाजत करने के लिए एक्टिव हो जाऊंगा, चाहे आप रिलैक्स भी हो जाए। तो आई थिंक पाकिस्तान विल हैव टू क्रिएट मोर स्टेक्स ऑफ इंटरनेशनल पावर्स इन पाकिस्तान थ्रू इकोनॉमिक्स एंड प्रॉस्पेरिटी। तो वो देखिएगा कि पाकिस्तान को इससे बहुत फायदा होगा। ऑफ कोर्स अमेरिका इज सीरियसली लुकिंग एट पाकिस्तान इन ऑल डोमेन्स, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल डोमेन हो। पाकिस्तान और अमेरिका की कन्वर्जेंस इंटरेस्ट की इन अफगानिस्तान, जो कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंसी में फील हो रहा है उनको कि ये बुरा विड्रॉल हुआ है, दिस वाज द वर्स्ट विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, और वो रियलाइज कर रहे हैं कि हमारी मिस्टेक्स की वजह से या वहां पर अभी भी टेररिज्म फैल रहा है। तो वी हैव कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, और अमेरिका पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है। पाकिस्तान इज अ मीनिंगफुल कंट्री, हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में अमेरिका इंटरेस्ट ले रहा है और इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, ये कहना है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब का। नाज़रीन, अब वक्त तो है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रूस यूक्रेन जंग और यूरोप की सूरत हाल को लेकर ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक सफ़ीर जनाब जौहर सलीम साहब। वेलकम बैक। नाज़रीन, यूक्रेन और रूस जंग क्या शक्ल इख्तियार करने जा रही है, और अमरीकी जनरल का ये कहना कि रूस और चीन जो है वो यूरोप और पैसिफिक में बायक वक्त हमले कर सकते हैं, क्या वाकई ही ये मुमकिन है? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए ख़ास तौर पे हमने दावत दी है साबिक सफ़ीर जनाब जौहर सलीम साहब को। थैंक यू वेरी मच जौहर सलीम साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ये जो अमरीकी जनरल ने खबरदार किया है कि रूस और चीन यूरोप और पैसिफिक में बैक वक्त जंग शुरू कर सकते हैं, और इसलिए नेटो इत्तेहाद को मुमकिन तौर पे
इन जंगों से बचने के लिए होशियार रहना होगा। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ये खदशात मौजूद हैं? देखिए, जहाँ तक अगर अमेरिका के नुक्ते नज़र से देखें या मगरब के, और नेटो ज़ाहिर है उस यूरो अटलांटिक अलायंस है जिसमें अमेरिका और यूरोप इकट्ठे हैं, उसमें तो ज़ाहिर है उनको हमेशा ख़तरा जो है ज़्यादा तो वो रूस से रहा है यूरोप में। लेकिन फिर उनको ये भी है एक खदशा कि चाइना किसी वक्त ताइवान को वापस लेने की कोशिश कर सकता है मिलिटरीली। चाइना का तो बहुत क्लियर स्टांस है जो कि अमेरिका ने माना भी हुआ है। वन चाइना पॉलिसी जो उन्होंने तस्लीम की थी कि चीन एक ही है और ताइवान जो है वो एक जो है वो कोई चीन से अलग नहीं है। लेकिन सिर्फ उसमें ये था कि अमेरिका का मौक़िफ़ ये था कि वो उस पर मिलिटरीली नहीं उस पर जो है कब्जा कर सकते, वो थ्रू पीसफुल जो है किसी भी तरह से जो आपस में जब वो चाहें तो फिर वो होगा उनकी रीयूनिफिकेशन जिसकी वो बात करते हैं। ऑल्दो कि उस पर अमरीकी मौक़िफ़ थोड़ा बहुत तब्दील भी होता रहा है, मुख्तलिफ जो सदर उनके आते रहे हैं उनके नुआंसेस उस पर थोड़े मुख्तलिफ रहे हैं। तो अभी उनको ये लगता है क्योंकि यूक्रेन में देखें 3 साल से अब ये जंग है, फरवरी 2022 से जो है, तो उस वक्त से अब और वो यूरोप के बहुत से मुल्क जो है वो ये महसूस करते हैं कि यूक्रेन के बाद शायद उनकी बारी है। जिस तरह मुझे पता है ये खदशा पोलैंड में बहुत ज़्यादा मौजूद है, बाल्टिक स्टेट्स में, तो नेटो, ये सारे नेटो के मेंबर्स हैं, ये थ्रेटन फील करते हैं। साथ ही साथ उनके ज़हन में ये भी आता है कि अगर इसी मौके का चीन फ़ायदा उठा ले, और इसी मौके पर हालांकि चीन ने तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी, और चीन की हमेशा एक बहुत ही अमन पसंद किस्म की पॉलिसीज रही हैं। कभी उन्होंने इस तरह की जो है ना मिलिट्री जो है ना इनिशिएटिव्स इस किस्म के नहीं लिए जिससे कि एकदम जंग का माहौल पूरा बन जाए। लेकिन फिर भी बहरहाल उनको ये खदशा है, एक तो खदशा है किसी हद तक, दूसरा ये भी है कि नेटो को मुत्तहिद रखने के लिए और उस पर यूरोप के मुल्कों को इस चीज़ पे इनकरेज करने के लिए कि जी वो ज़्यादा खर्च करें, जो कि अमेरिका उनको बहुत अरसे से कह रहा है। आपको याद है कि ट्रंप ने पहले अपने दौरे सदारत में भी कहा था कि आप 3% से ऊपर आएँ, क्योंकि उस वक्त वो अपनी GDP का कोई 2%, कोई 1.5% इस तरह से वो खर्च कर रहे थे। अब तो ये यूक्रेन वॉर के बाद खैर वो 3 से बहुत ऊपर चले गए हैं, अब तो बात 5% की हो रही है कि जी आप 5% से भी ऊपर जाएं। तो एक किस्म का यूरोप रियार्म हो रहा है। बहुत से मुल्कों में आप देख रहे हैं उनके मिलिट्री बजट्स बहुत ज़्यादा चले गए हैं, उन्होंने वो दोबारा से कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज शुरू कर दी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो एक किस्म का, तो उसको मेरे ख्याल है इस चीज़ को वो तक़वियत जो है देना चाहते हैं, और वो उनकी उस मकसद ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ये जो उनसे अपने मिलिट्री बजट जितना अमेरिका चाहता है उतने बढ़ाएं, और जो एक प्रिपेयर्डनेस का लेवल है और रेडीनेस का नेटो का वो और भी बढ़े। अच्छा सर, यहाँ पे ये भी फरमाइएगा कि अमेरिकी सहाफ़ी ने तो दावा किया है कि अमेरिका ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मुमकिन तौर पे जबरन हटाने का फैसला कर लिया है। क्या आप समझते हैं कि ये मुमकिन है? देखिए, एक तो खैर वहाँ पे आपको पता है यूक्रेन में मार्शल लॉ है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन तो हो नहीं सके इतने अरसे से जब से ये जंग जारी है। तो ज़ेलेंस्की जो है अब वो मार्शल लॉ से हुकूमत कर रहे हैं। उनकी जो है ज़ाहिर मैंडेट तो उस वक्त ख़त्म, इलेक्टोरल तो हो गया था, लेकिन नेचुरली जब एक मुल्क पूरी जंग की हालत में है तो वहाँ कैसे इलेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी उनमें आपस में इस वक्त मुखासमत नहीं है अमेरिका में और ज़ेलेंस्की में। कभी कभार वो जो मसाइल थे पहले, जिसने ट्रंप की और एक उनकी जो मीटिंग थी जो पब्लिकली सारों दुनिया ने देखी, जिसमें ट्रंप ने और फिर वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने भी उनको बहुत ही ज़्यादा सख्त रवैया अख्तियार किया और बहुत ज़्यादा उन पर जोर डाला कि अमेरिका की जो टर्म्स हैं वो माने। फिर बाद में वो मान भी गए, वो तो बल्कि वो जो है जो अमेरिका जिस तरह का माइनिंग का मुआहदा करना चाहता था वो भी हुआ। फिर जिस तरह अमेरिका जो है, आप देखें ज़ेलेंस्की तो मान गए थे, उसके बाद पुतिन नहीं माने प्रेसिडेंट ट्रंप की बात, और प्रेसिडेंट ट्रंप को उन पर बहुत एतमाद था वो मान जाएंगे, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे नाराज़ भी हैं इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन से। और इस वक्त जो ओनस है वो तो रशिया की तरफ है, वो रशिया पे है ओनस कि वो माने, वो जो है ना वो जो एक अमेरिका ने खाका बनाया है जंगबंदी का और एक जो ना अमन की जानब जो है एक रास्ता जो उन्होंने निकाला है। तो इसलिए मुझे इस वक्त तो इस किस्म के हालात नज़र नहीं आ रहे कि वो कोई इनको ज़ेलेंस्की को निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो, बिकॉज इस वक्त तो मसला यूक्रेन की तरफ से नहीं है, मसला तो इस वक्त रूस की तरफ से है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि रूस ने ये जो धमकी दी है कि वो यूक्रेन की मदद करने वाले यूरोपीय कमर्शियल मसनूई सियारों
को जाम कर देगा, तो क्या आप समझते हैं कि अब रूस जो है ज़मीनी जंग को आसमान तक भी, खला तक भी लेके जाना चाहता है? देखिए, ये जो है ना, बहुत से अरसे से इस चीज़ की बात हो रही है कि इस वक्त देखें खिला में, और ये अमेरिका भी और रूस की भी उनकी कैपेबिलिटीज़ तो है, इस किस्म की एक्सरसाइजेज भी वो करते रहे हैं, जो तजर्बात भी करते रहे हैं कि जहाँ से जो ज़मीन से वो इन ये जो खला में सारे सैटेलाइट्स हैं उनको निशाना बना सकें। तो एक कैपेसिटी तो है, अब इंटेंट की बात है। लेकिन अगर रूस उस तरफ देखें आता है तो फिर नेचुरली दूसरी तरफ से भी तो वो खामोश नहीं रहेंगे, फिर रूस की अपनी भी तो वल्नरेबिलिटी होगी वहाँ पे खिला में, उनके भी बहुत से सैयारे हैं। तो इसलिए ये रूस की तरफ से देखें धमकियां पहले भी बहुत ज़्यादा आती रही हैं। अगर आपको याद हो तो पुतिन ने तो न्यूक्लियर वॉर की धमकी भी कई बार दी थी, लेकिन जाहिर है कि उस पर फिर अमल नहीं हुआ था। तो मेरा अंदाज़ा यह है कि रूस उस पर उस तरह से अमल नहीं करेगा, और अगर उन्होंने किया तो फिर जाहिर है कि उसका जो रिटेलिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और फिर मगरबी ममालिक की जो कैपेसिटी है वो शायद उनसे ज़्यादा है। लेकिन सर यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है, जैसे आपने खुद अभी जिक्र किया कि प्रेसिडेंट पुतिन से नाराज़ हैं, तो ये पुतिन पे अदम एतमाद के बाद और यूक्रेन को पेट्रियट जो दिफाई निज़ाम है वो फराहम करने के ऐलान के बाद, क्या ये समझना चाहिए कि ये जंग जो है इसके ख़त्म होने के इम्कानात मज़ीद अब कम हो गए? देखिए, जंग के तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो दावा किया था कि जब वो आएंगे इक़्तिदार में तो वो बहुत ही जल्दी, उन्होंने तो कहा था कि आते ही वो 48 आवर्स में वो जंग खत्म करा देंगे। लेकिन वो जाहिर है कि हम सबको भी पता था, जो इसको बगौर देख रहे हैं एनालिस्ट और ऑब्जर्वर्स, कि इस तरह मुमकिन नहीं है। तो बाद में उन्होंने कोशिशें तो बहुत ज़्यादा की हैं, लेकिन वो सारी कोशिशें कामयाब नहीं हुई, और वो जंग तो अभी 3 साल से 3.5 साल हो गए हैं, और उसकी शिद्दत में भी बल्कि कोई कमी नहीं है अभी तो कई लिहाज से उसमें, बल्कि टेक्नोलॉजिकली वो जंग और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, उसमें और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं। और रूस का जो है, अच्छा ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि जो अगर आप तारीख में देखें तो ये हमेशा हुआ है कि रूस बहुत सी जंगों में शुरू में उन्होंने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और बहुत ज़्यादा ऐसी भी सिचुएशंस आई हैं कि मॉस्को तक आर्मीज पहुंच गई थी। आपको याद होगा कि अगर आप बात करें तो नेपोलियन की भी, और फिर जो उनसे लेनिनग्राड तक पहुंच गई थी जर्मन आर्मीज भी, फिर वहां से रोल बैक शुरू हुआ था। तो जो जंग के आगाज में वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा देर तक फिर उसको जंग को मुद्दवाम दे देते हैं, और आखिर में उनकी फिर, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज उसमें डाल देते हैं जहाँ ह्यूमन रिसोर्स का ताल्लुक है या बाकी भी, और जाहिर है कि रूस की कैपेसिटी तो है, तो रूस किसी भी कीमत पे ये जंग हारना नहीं चाहता, क्योंकि जाहिर उनका ख्याल है कि अगर ये उनके लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक रिवर्सल होगा। और प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, जिनकी सारी हुकूमत जो उनसी है, उनके क्योंकि कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, वो इस चीज़ पे कायम है कि उनका वो स्ट्रॉन्ग मैन का इमेज बना हुआ है। जोहर साहब, आखिर में सिर्फ ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना आजकल अमेरिका के दौरे पे हैं और वहाँ पे ट्रेड के हवाले से जो है काफ़ी मीटिंग्स भी कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ट्रेड जो है वो बेहतर होगी? जी बिल्कुल, उसके इम्कानात बहुत अच्छे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ट्रेड बहुत अच्छी है। देखें, अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है दुनिया में, जिसको पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करता है। इंपोर्ट्स तो हम सबसे ज़्यादा चाइना से करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हम अमेरिका को करते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेड सरप्लस हमारा दुनिया में अगर किसी एक मुल्क के साथ है तो वो अमेरिका के साथ है, और 90% वहाँ पे हमारी टेक्सटाइल जाती है। तो टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट है, जो कि मेन स्टे है, जाहिर है हमारी एक्सपोर्ट्स का $18 बिलियन की ऑलमोस्ट हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं, और उसमें एक बड़ा कसीर हिस्सा जो है वो अमेरिका को जाता है, वो $5-6 बिलियन के करीब। तो और उसमें हमें फिर इतना बड़ा सरप्लस भी वहाँ से मिलता है। तो उसमें मजीद अब जब आपस में नेगोशिएशंस हुई हैं, और वो नेगोशिएशंस बड़ी कामयाब हुई हैं, उसमें दोनों साइड्स जो सी ऑलमोस्ट एग्री कर चुके हैं इन प्रिंसिपल सारी चीज़ों पे, जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन उसमें अनाउंस वो अमेरिका करना चाहता है उसको, बाकी जो, क्योंकि उनके तो बहुत सी इस वक्त पूरी दुनिया के मुल्कों के साथ ये मुआहदात चल रहे हैं। वो ट्रंप ने एक टाइम दिया था सबको कि जी इससे पहले जुलाई 9 का दिया था, फिर उसको अगस्त 1 तक उन्होंने एक्सटेंड किया। तो अनाउंस सब होगा जब वो बाकी मुल्कों के साथ भी कुछ और मुल्कों के साथ भी कर लेंगे, फिर इकट्ठा अनाउंस होगा। लेकिन जो इम्कानात हैं वो अच्छे हैं, बिकॉज दोनों साइड्स जो सी हैं उन्होंने ये अग्री किया है कि ट्रेड को और भी बढ़ना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट भी इसमें शामिल होनी चाहिए ज़्यादा। पहले अमेरिका की तरफ से
उसमें कई शोबे हैं जो दोनों मुल्क, खुसूसन माइनिंग का शोबा मिसाल के तौर पे है, एनर्जी का भी सेक्टर है, फिर और भी कई जो है ना ऐसे शोबे हैं जहाँ पे अमरीकी इन्वेस्टमेंट्स की बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की दोनों मुल्कों के बीच में। तो सारी जो है बातें तकरीबन उस पर अंडरस्टैंडिंग तो हो चुकी है। तो उससे एक जो है ना जिसको हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं ना कि दैट विल पेव द वे, कि वो रास्ते को जो है ना उसके लिए रास्ता जो है वो पहले से भी उसको हमवार करेंगे, जो ज़्यादा तिजारत जिसमें हो दोनों मुल्कों के दरमियान। और उसमें पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि क्योंकि अमेरिका को शिकायत थी कि जी आप एक्सपोर्ट तो हमें बहुत करते हैं, इम्पोर्ट नहीं करते, तो पाकिस्तान ने उसमें ये भी कहा है कि ठीक है हम भी आपसे ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी जो तवाज़ुन है तिजारत का वो पाकिस्तान के हक में ही रहेगा। बिकॉज उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो मसनूआत उधर जाती हैं उसके मुकाबले में जो अमेरिका की मसनूआत आ सकती हैं, जिसमें कोई लेट्स से ऑटोमोबाइल्स या कोई मशीनरी या इस किस्म की जो सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हैं, तो उनकी तो मार्केट जो है वो एक लिमिटेड ही होती है। लेकिन जो पाकिस्तान की मसनूआत हैं, जो टेक्सटाइल्स हैं, सर ये भी कहा जा रहा है ना कि कपास और सोयाबीन भी अब ज़्यादा वहाँ से मंगवाया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, उसकी भी उससे ज़्यादा इसकी भी बात हो रही है कि खाम तेल जो है वो भी पाकिस्तान अमेरिका से कुछ जो है दरामद कर सकता है। क्योंकि देखें अमेरिका इस वक्त दुनिया में पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अमेरिका जो पहले एनर्जी इंपोर्ट करता था, अब एक बहुत बड़ा नेट एक्सपोर्टर है एनर्जी का। जब से वो शेल ऑयल और शेल गैस का अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा उसमें रुझान हुआ है, तो दोबारा से तो उसमें बिल्कुल ये बात भी इसमें जो है ना पाकिस्तान ने कहा है कि हम खाम जो तेल, और हम देखें साल का कोई $15 बिलियन से ज़्यादा का इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें कुछ अमेरिका से भी कर सकते हैं, तो उससे भी और भी जो उसका जो ट्रेड है, तिजारत है, उसका हजम और भी बढ़ेगा पहले से भी। बहुत शुक्रिया जनाब जौहर सलीम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।